आप भले ही हमें सैलरी मत दें, सारा साल ने 2 साल मत दें, हम रह जाएंगे, लेकिन जो एक विकास के काम है, छोटे छोटे काम है, महिला मंडल बनना है, जंज घर बनना है, शमशान घाट बनना है, छोटे छोटे रास्ते बनने हैं, कम से कम विधायकों का जो अधिकार है उसको तो मत आप छीनो। आपने तो चारों तरफ से लगा दिए, बड़े बड़े बता दिए, इसमें इस बजट बुक को पढ़ने को मन ही नहीं कर रहा जब से आपने विधायक निधि को आधा कर दिया। हमारे जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, मेरे साथ ही यहाँ बैठते थे साथ वाली सीट में, कहते थे ये इतना लंबा लंबा भाषण क्यों देते हैं, इतना लंबा बजट पढ़ने की जरूरत क्या है, छोटा सा स्टेट है और इतने सारे पन्ने छाप देते हैं, ये क्यों पढ़ते हैं ऐसे। जो आपदा हुई है उसके पैसे अभी तक लोगों को नहीं मिले, न घर बनाने को किसी को 1 किस्त मिली है, किसी को 2 किस्तें मिली है, किसी को किराया नहीं मिला है। और फिर यहां बजट में कहा गया कि हम बीपीएल के 1 लाख बीपीएल के लोगों को जो सहायता देंगे। वो बीपीएल है कौन है? कभी गांव में जाके देखो तब पता लगेगा कि गरीब कौन है। ना तो लोगों को इंटरेस्ट है, ना सरकार को इंटरेस्ट है। तो फिर ऐसी योजनाएं बनाने का फायदा क्या है? पहले कम से कम धरातल में आप सर्वे तो करो। हमीरपुर का तो नाम ही नहीं आता कभी भी कि वहां भी टूरिज्म हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? जब सर्वे ही नहीं करते, जब फील्ड में कोई जाता ही नहीं है। आपने टोल टैक्स एंट्री बढ़ा दी, आपने ये नहीं सोचा कि हमारे बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा कि सबसे ज्यादा लोग पंजाब में नौकरियां करते हैं। हर जगह आपने जनता को चूसने का काम किया है। और सबसे बड़ा काम आपने क्या किया कि विधायक निधि को आपने आधा कर दिया। मेरी 52 पंचायतें हैं, तो मुझे लगता है मुझे 10-10 हजार रुपए देने पड़ेंगे सबको। अब 10,000 में क्या डंगा लगाएंगे? जो राज्य की जो कमाई है वो 18,000 करोड़ है, खर्चा 48,000 करोड़ है, तो फिर 30,000 करोड़ रुपया कहां से आएगा? टीचर तो अब पता नहीं अब क्या करें, कहां से लाएंगे। 12,000 तो भर दिए इन्होंने, पर पता नहीं 12,000 कहां भरे। हमारे स्कूल तो अभी भी खाली पड़े हुए हैं कहीं। अब वो 12,000 टीचर कहां भरे? हमारे को तो या तो लिस्ट दे दें कोई सरकार की तरफ से आ जाए कि वो कहां पर आई है, 12,000 टीचर कहां भरे। हमारे तो जिला से हमीरपुर से मुख्यमंत्री महोदय, वहां की जो व्यवस्था आप ठीक नहीं कर पा रहे तो पूरे प्रदेश की क्या व्यवस्था ठीक कर पाएंगे? अब डॉक्टर तो आप भर देंगे, डॉक्टरों ने करना क्या है? वहां पे ताश खेलने के थोड़ा बैठना है डॉक्टरों ने। उनको वहां इक्विपमेंट भी चाहिए, ऑपरेशन थिएटर भी चाहिए। यह कोई बजट नहीं है, ये तो भ्रम और प्रचार का दस्तावेज है कि जनता को भ्रम करके रखो और खूब प्रचार करो। हमारे बाबा बालनाथ में एक रोपवे लगनी थी, वो हर बार आ जाती है उसमें बजट में, वो तो बोल दिया पहले, पर वो लगेगी पता नहीं कब है। जब लग जाएगी तो आपका धन्यवाद करेंगे। अभी सरकार ने कहा है कि हम दिव्यांगों को 3,000 रुपए प्रति माह देंगे। कहां से देंगे? पिछले जून से लेके वर्तमान समय तक ओल्ड पेंशन नहीं मिल रही है, विधवा पेंशन नहीं मिल रही है। वनों को बचाने के लिए तो कोई इसमें योजना ही नहीं है। ना तो आपने वन रखों की इसमें कोई बात करी। वन मित्र भरे 1-1, 2-2 भी लड़कियां बेचारी, वो क्या बचाएंगी वन काटुओं से जंगलों को और उनको जंगलों को आग लगने से। जहां पर 20 आदमी चाहिए वहां एक लड़की क्या कर सकती है? मैन पावर तो आपको बढ़ानी पड़ेगी लोअर लेवल पे। जब 2023 में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बजट यहां पे पढ़ा था सदन में, उससे पहले जयराम जी ने 3 घंटे का बजट पढ़ा था एक बार, और उससे पहले राजा वीरभद्र सिंह जी जब मुख्यमंत्री होते थे उन्होंने 3.5 घंटे का पढ़ा था। तो हमारे जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, मेरे साथ ही यहां बैठते थे साथ वाली सीट में, कहते थे ये इतना लंबा लंबा भाषण क्यों देते हैं, इतना लंबा बजट पढ़ने की जरूरत क्या है, छोटा सा स्टेट है और इतने सारे पन्ने छाप देते हैं, ये क्यों पढ़ते हैं ऐसे। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय मुख्यमंत्री बने प्रदेश के, और पहला जो बजट था उसमें पन्ने थे 66 पेज का था, कम कर दिए। और 2024-25 में पढ़ा तो 72 पेज बढ़ने शुरू हो गए। 25-26 में बजट का भाषण पढ़ा तो 74 पेज हो गए, 2 और बढ़ गए। और इस बार तो हद ही हो गई, 26-27 में तो 108 तक पहुंच गए। और ये कोई बजट जो आपदा हुई है उसके पैसे अभी तक लोगों को नहीं मिले। न घर बनाने को किसी को 1 किस्त मिली है, किसी को 2 किस्तें मिली है, किसी को किराया नहीं मिला है। और फिर यहां बजट में कहा गया कि हम बीपीएल के 1 लाख बीपीएल के लोगों को जो सहायता देंगे।
बड़ी विचित्र बात है, मेरे विधानसभा क्षेत्र में 970 लोग बीपीएल के परिवार में आते हैं और उनको जब अभी पीछे जब उसका दोबारा से स्क्रूटनाइज किया गवर्नमेंट ने, तो उसमें मात्र अब 119 लोग रह गए। आप बोल रहे हैं बीपीएल के परिवारों को हम इतना वो देंगे, कहां से देंगे? वो बीपीएल है कौन है? कभी गांव में जाके देखो तब पता लगेगा कि गरीब कौन है। आपने तो हद कर दी। इस बजट में मैं पढ़ रहा था कि हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पहले बजट में कहा था कि मैं विधवा महिलाओं को और जो एकीकृत महिलाएं हैं, एकाकी महिलाएं हैं, परित्यक्ता महिलाएं हैं, उनको मैं भवन बनाने के लिए 3 लाख रुपए दूंगा। अब 3.5 साल में तो दिए नहीं। फिर इसमें बोल रहे हैं कि हम विधवाओं का सम्मान करेंगे, अपंगों का सम्मान करेंगे। कहां करेंगे? कब करेंगे? 3.5 साल तो हो गए। अब 3 महीने आपके चुनावों में चले जाएंगे, उसके बाद फिर और चुनाव आ जाएंगे कोई ना कोई। तो आपकी जो ये धरातल कोई उतर पाएंगी। कुछ एक चीजें हैं इसमें जो करने लायक हैं, जैसे कृषि के क्षेत्र में हल्दी की बात है। अब हल्दी तो पैदा कर देंगे लोग, उसको खरीदेगा कौन? अभी भवानी जी बोल रहे थे मेरे वहां पे 2,500 किसानों ने वो कर दी, एनरोलमेंट कर दी, रजिस्ट्रेशन कर दी। अब ये 2,500 किसान है कहां पे? हमारा जो क्षेत्र है, कांगड़ा हुआ, हमीरपुर हुआ, उन्ना हुआ, बिलासपुर हुआ, वहां तो लैंड होल्डिंग ही नहीं है इतनी। और सबसे बड़ी बात, पानी नहीं है। मेरे अपने विधानसभा क्षेत्र में कोई 1 दर्जन स्कीमें हैं पानी की जो बंद पड़ी हुई हैं। करोड़ों रुपए खर्च कर दिया हुआ गवर्नमेंट ने। ना तो लोगों को इंटरेस्ट है, ना सरकार को इंटरेस्ट है। तो फिर ऐसी योजनाएं बनाने का फायदा क्या है? पहले कम से कम धरातल में आप सर्वे तो करो। अब टूरिज्म हब की बात करे जा रहे हैं, कांगड़ा को टूरिज्म हब बना दिया, चंबा को टूरिज्म हब बना दिया। 3.5 साल में बताइए जरा आपको टूरिज्म से कितना रेवेन्यू आया कांगड़ा से और चंबा से? हमीरपुर का तो नाम ही नहीं आता कभी भी कि वहां भी टूरिज्म हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? जब सर्वे ही नहीं करते, जब फील्ड में कोई जाता ही नहीं है। लगभग 10 साल से तो एक बाबा बालनाथ में रोप वे लग रही है, 10 साल हो गए। वो बार बार आ जाता बजट में, इतना करोड़ रख दिया, वो पता नहीं कहां चल जाता पैसा, आता ही नहीं है। तो ऐसी झूठी बड़ी बड़ी लंबी बातें करने से कोई फायदा नहीं होगा। आपने टोल टैक्स एंट्री बढ़ा दी। आपने ये नहीं सोचा कि हमारे बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा के सबसे ज्यादा लोग पंजाब में नौकरियां करते हैं, हजारों के हिसाब से, और उनका आना जाना हर हफ्ते में 15 दिन में अपने घरों को आना होता है। पर गाड़ियों के नंबर उन्हें पंजाब के नंबर लिए हुए हैं। अब उनको तो डबल एंट्री टैक्स पड़ जाएगा। इसके बारे में आपने कोई सोच विचार नहीं किया। हर जगह आपने जनता को चूसने का काम किया है। और सबसे बड़ा काम आपने क्या किया कि विधायक निधि को आपने आधा कर दिया। मैं तो समझता हूं कि सत्ता पक्ष के विधायक भी इसके हक में नहीं होंगे। आपने पिछले वर्ष जब आपदा आई थी 31 मार्च तक के लिए आपने घोषणा करी, नोटिफिकेशन करी कि 31 मार्च तक विधायक निधि से डंगे लगाने के लिए जिनके घरों को नुकसान हुआ है, जिनके घरों के आगे डंगा गिर गया, पीछे डंगा गिर गया, उनको लगाने के लिए विधायक निधि से पैसा दे सकते हैं। अब मुझे बताइए कि उस नोटिफिकेशन का क्या होगा? 6 महीने तो आपने विधायक निधि नहीं दी, अब आपने उसको भी आधा कर दिया। अब ये बताए सरकार की ये जो हमें आप पैसा देंगे अब अप्रैल में, उससे हम डंगे लगाएंगे। अब मेरी 52 पंचायतें हैं, तो मुझे लगता है मुझे 10-10 हजार रुपये देने पड़ेंगे सबको। अब 10 हजार में क्या डंगा लगाएंगे? बड़ी बड़ी बातें करने से कोई फायदा नहीं है। धरातल पे जो आम जनता को जरूरत है उस काम को करने की जरूरत है, उसके बारे में इस बजट में कोई सामने नजर नहीं आता है। आपने अपने ही उसमें माना है कि जो राज्य की जो कमाई है वो 18,000 करोड़ है, खर्चा 48,000 करोड़ है, तो फिर 30,000 करोड़ रुपया कहां से आएगा? ठीक है, कई व्यवस्था परिवर्तन के साथ साथ
समय के साथ साथ कई चीजें बजट में अच्छी भी हैं, जैसे आपने सीबीएसई का बताया, यहाँ पे बच्चे पढ़ना चाहते हैं। हमारे तो जिला हमीरपुर वैसे भी टीचर तो अब पता नहीं अब क्या करें, कहां से लाएंगे। 12,000 तो भर दिए इन्होंने, पर पता नहीं 12,000 कहां भरे। हमारे स्कूल तो अभी भी खाली पड़े हुए हैं कई। अब 12,000 टीचर कहां भरे हमारे को, तो या तो लिस्ट दे दें कोई सरकार की तरफ से आ जाए कि वो कहां पर आई है, 12,000 टीचर कहां भरे। मेडिकल हेल्थ की बात है, आप रोबोटिक सर्जरी की बात कर रहे हैं, पैट स्कैन की बातें कर रहे हैं, आप करोड़ों रुपए की मशीनें वहां पे लगाएंगे, टेक्नीशियन आपके पास नहीं है, डॉक्टर आपके पास नहीं है, कितना समय लगेगा। मेरे अपने हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज में एक डायलिसिस होता है, और डायलिसिस 30 आदमियों की रजिस्ट्रेशन होती है वहां पे, और 30 आदमियों का रोज डायलिसिस होता है वहां पे। और जो जिन लोगों का डायलिसिस होता है ना वो चलने काबिल होते हैं, ना वो खड़े हो सकते हैं ना बैठ सकते हैं। हमीरपुर कॉलेज में उनको बैठने के लिए जगह नहीं है, और जब वो काउंटर पे जाते हैं अपनी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, इतनी बदतमीजी उनके साथ की जाती है कि वो बेचारे ना तो रो सकते हैं ना कुछ बोल सकते हैं। हमारे तो जिला से हमीरपुर से मुख्यमंत्री महोदय, वहां की जो व्यवस्था आप ठीक नहीं कर पा रहे तो पूरे प्रदेश की क्या व्यवस्था ठीक कर पाएंगे। मेरे अपने विधानसभा के क्षेत्र में बिजली ढटवाड़ के क्षेत्र में 26 पंचायतों को हमारा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर फीड करता है। पिछले कभी लंबे समय अरसे से वहां पर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की बिल्डिंग नहीं बन रही है। अब डॉक्टर तो आप भर देंगे, डॉक्टरों ने करना क्या है वहां पे, ताश खेलने के थोड़ा ना बैठना है डॉक्टरों ने। उनको वहां इक्विपमेंट भी चाहिए, ऑपरेशन थिएटर भी चाहिए, गायनोलॉजिस्ट भी चाहिए। अब डेंटल की बड़ी बड़ी मशीनें लगा दो, डॉक्टर ही नहीं होगा, क्या करेगा वो। हॉस्पिटलों में आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, उसका फायदा क्या, आप 8-10 डॉक्टर वहां बिठा देंगे। एम्बुलेंसेज आपके पास नहीं है। मेरे कोई 12-14 पीएससी है मेरे बड़सर विधानसभा क्षेत्र में, एक सिविल हॉस्पिटल है, एक सीएससी है, एक 108 नंबर की एम्बुलेंस है, वो भी कभी खराब होती है कभी मिलती नहीं है। उस सारे सिस्टम को चलाने के लिए हम अपने व्यक्तिगत तरीके से एम्बुलेंसेज वहां प्रोवाइड कर रहे हैं। अरे उस हॉस्पिटल को जो आप बना रहे हैं वहां पे कम से कम एम्बुलेंसें तो दो, ताकि मरीज वहां पे पहुंचे। अब बड़सर से किसी ने पीजीआई जाना है, टांडा जाना है, शिमला जाना है, हमीरपुर जाना है, वो बगैर एम्बुलेंस के थोड़ा जाएगा। अब एम्बुलेंस से हैं भी, ये तो खटारा है ना, उनमें ड्राइवर है, इधर उधर से पकड़ के जुगाड़ करके जो उनको चलाया जाता है। अब कैसी बातें कर रहे हैं आपकी, हम रोबोटिक सर्जरी लगा दिए, पैट स्कैन लगा दिए। पैट स्कैन जब होगा ही नहीं वहां पे तो उसको मशीन को देखने थोड़ा जाएगा आदमी। आपका डॉक्टर्स नहीं है, आपका स्पेशलिस्ट नहीं है। ठीक है आपने लगाए, फिर रेट की बातें आप करते हैं, रेट में भी उसमें बड़ी भरी कमियां हैं, अभी मैं इस बात पे चर्चा नहीं करूंगा। और ये हमारे सीनियर नेता जो यहां बैठे हैं उसके बारे में बताएंगे आपको। यह कोई बजट नहीं है, ये तो भ्रम और प्रचार का दस्तावेज है कि जनता को भ्रम करके रखो और खूब प्रचार करो, ताकि जनता जो भ्रमित होती रहे। और जनता वैसे भी बहुत परेशान है। यहां पर अभी बड़े जोर जोर से कह रहे हैं 2027 में भी हम आएंगे, 29 में भी आएंगे, 32 में हम आएंगे। अच्छी बात है, शेख चिल्ली के सपने लेना कोई बुरी बात थोड़े, और सपने लेते लेते शिव पुराण बोल देते हैं। हाँ ये बोलो। तो उसने बेचारे ने सारा सामान खरीदा, फिर बस में बैठ गया, सोचता मैं इतने पटाखे अपने लड़के को दूंगा, इतनी फुलझड़ियां बच्ची को दूंगा। वो सोचते 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 जो है वो दिल्ली पहुंच गया। उतरना उसने तारा देवी था। तो यही हाल इस बजट का। तो ये बजट जो है 5 घंटे में 3 बार मुख्यमंत्री महोदय को बैठना पड़ा। जो 20 गिलास पानी के पिए, मैं तो नहीं था उस दिन, आप लोगों ने देखा होगा। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि बड़ी बड़ी बातें खींचने से कुछ नहीं होगा। जो व्यवहारिक चीजें हैं, अब हमारे जल शक्ति विभाग की बात करूंगा, माननीय हमारे मंत्री महोदय यहां बैठे हैं। जैसे मैंने कहा, मेरी सिंचाई की योजना, दर्जन एक सिंचाई की योजना बंद पड़ी है, करोड़ों रुपए का खर्चा हो गया उसके ऊपर। तो क्यों नहीं चल रही है वो, क्या कारण है। हमारे वहां पे जो पंप ऑपरेटर रखने थे, पैरा ऑपरेटर रखने थे, मल्टीटास्क वर्कर रखने थे, इंटरव्यू हो गए, 1 साल हो गया, आज तक जो है उसमें कार्रवाई नहीं हुई, ना वो भर्तियां हुई। इसी के साथ हमारे बिजली विभाग में प्रश्न लगाया था मैंने, 180 लोग तो
खाली हैं पोस्टें, 180 पोस्टें खाली हैं। जब बिजली चली जाती है, हाल ही में हमारी 4-5 दुर्घटनाएं होगी, लोग मृत्यु की ग्रास में चले गए। कहने का तात्पर्य है कि 180 पोस्टें खाली हैं बिजली विभाग में, एएलएम नहीं है, एएनएम नहीं है, कैसे काम चलेगा? और हमारे वहां पे ट्रांसपोर्ट की भी यही समस्या है। हमसे पिछले बजट में प्लानिंग की बैठक में 5 रूट लिए गए इलेक्ट्रिकल बसों के, तो कोई इलेक्ट्रिकल बस नहीं आई। पता नहीं अब कब आएंगी वो। सीएनजी के बारे में लिखा गया है इसमें, सीएनजी तो हमारे इक्का दुक्का स्टेशनों पर है कहीं पर। हमारे बाबा बालनाथ में एक रोपवे लगनी थी, वो हर बार आ जाती है उसमें बजट में, वो तो बोल दिया पहले, पर वो लगेगी पता नहीं कब है। जब लग जाएगी तो आपका धन्यवाद करेंगे। पहले बोल दिया था आपने। चलो, और आगे दिव्यांगजनों की एक, सारे पॉइंट आ गए आपके? नहीं सर, अभी है, अभी है, अभी चलो, दिव्यांगजनों के हैं। बोलो अभी तो 14 ही मिनट हुए। चलो आगे चलो, कोई बात दिव्यांगजनों के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ, 8 नहीं तो 10 एक सर्वे किया गवर्नमेंट ने, एक सर्वे किया गवर्नमेंट ने कि फलां जगह पे इतने लोगों को, उसमें जो सहारा योजना थी जिसका अब नाम यहाँ पे बदल दिया इन्होंने, सरकार ने दिव्यांग सहायता का कोई इसमें नाम दिया है बजट में, वो सहारा योजना का नाम बदल दिया। महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं कि सहारा योजना जब बंद हुई, आज 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, लोगों को पैसा नहीं मिल रहा, 3-3 हजार रुपये जो मिलता था। अभी सरकार ने कहा है कि हम दिव्यांगों को 3 हजार रुपये प्रति माह देंगे। कहां से देंगे? पिछले जून से लेके वर्तमान समय तक ओल्ड पेंशन नहीं मिल रही है, विधवा पेंशन नहीं मिल रही है, और तो दिव्यांगों को जो बीच में छोड़ दिए, जो 80% लोग जो है दिव्यांग हैं, वो गांव में उनको लिस्ट से बाहर कर दिया। वो क्या कारण है, क्यों उनको बाहर किया, और उसमें क्यों उन्होंने वो राइडर लगा दिया कि इन लोगों को मिलेंगे, बाकियों को नहीं मिलेंगे। अब दिव्यांग तो दिव्यांग है, जो चल नहीं सकता, काम नहीं कर सकता, बोझा नहीं उठा सकता, अपने दिहाड़ी नहीं लगा सकता, उसको अगर ये 3 हजार रुपये महीने के मिल रहे थे, उसको क्यों काटा गया? इसके बारे में सरकार को स्पष्टीकरण दे। नशा मुक्त हिमाचल की यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें हुई, बड़े बड़े कार्यक्रम हुए पूरे प्रदेश के अंदर, आगे भी होंगे, लेकिन जिस प्रकार से हमारे पुलिस के कर्मी उसमें इन्वॉल्व हुए, ये बहुत बड़ी बात है और इसकी बहुत गंभीरता से छानबीन करने की जरूरत है। ये आज से नहीं है, निकाल ही दिए ये वो तो निकाल तो दिए सर। मेरा आपसे निवेदन ये है कि ये आज की बात नहीं है, ये लंबे समय से जो है नशे का व्यापार पुलिस विभाग के कर्मचारियों के और जो होमगार्ड के जो हमारे कर्मचारी हैं उनके द्वारा ये चलाया जा रहा है घोषित रूप से। इसको बहुत ही माइक्रो लेवल पे इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। जो कानून के रखवाले हैं वो इस प्रकार के काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारे ही ऐसे हैं, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर जो है निगाह होनी चाहिए और उनको सजा भी मिलनी चाहिए। चंद पुलिस वाले हैं जो इस तरह का काम करते हैं और उनको जो है इसके ऊपर बहुत तेजी से काम करना चाहिए। और यहाँ पे अभी मनरेगा को कह रहे थे कि एक दुष्प्रचार तो आप लोग कर रहे हैं और मनरेगा का जो नाम है कई बार बदला गया। 1981 से आप 1961 से लेके देख लीजिए आप, 2004 से लेके जब तक महात्मा गांधी गारंटी रोजगार योजना रखा गया था उससे पीछे जाइए आप इतिहास में, कई बार इसके नाम बदले गए। और आज मनरेगा का नाम बदल दे, इसमें समस्या क्या है? आप उसको पढ़िए ढंग से कि उसमें प्रावधान क्या है। इतनी लीकेज थी मनरेगा के अंदर, उस सारी लीकेज को खत्म किया। एक अकाउंटेबिलिटी के तहत उसमें कानून बनाए गए, उसके अनुसार उसमें अब काम होंगे आगे। आप इसको दुष्प्रचार तो आप कर रहे हैं, क्योंकि आपका इसमें जो भ्रष्टाचार हो रहा था वो बंद हो जाएगा। इसकी वजह से आपको इस सारी समस्या हो रही है। और हमारे जो प्रदेश में वनों के ऊपर मैं कहना चाहूंगा, हमारे विधानसभा क्षेत्र में चीड़ों के जंगल थे, बहुत घने घने जंगल थे जो सारे जल गए या जला दिए गए। अभी सूखे पेड़ों को गिराया जा रहा है। वनों को बचाने के लिए तो कोई इसमें योजना ही नहीं है। ना तो आपने वन रखों की इसमें कोई बात करी कि वनों को हम बचाने के लिए आपने अभी पीछे
वो भरे थे, क्या थे वो, वन मित्र भरे, एक एक दो दो, भी लड़कियां बेचारी, वो क्या बचाएंगी वन काटुओं से जंगलों को, और उनको जंगलों को आग लगने से। जहां पर 20 आदमी चाहिए वहां एक लड़की क्या कर सकती है। मैन पावर तो आपको बढ़ानी पड़ेगी लोअर लेवल पे, चाहे वो बिजली मित्र हैं, चाहे वन मित्र हैं, चाहे पशु मित्र हैं, जो भी है वो पर्याप्त संख्या में होने चाहिए ताकि उसका समाधान हो सके समस्या का। आप इस प्रकार के, और ना तो उसमें कोई, जितने भी ये भाई भतीजा को आगे बढ़ाने के लिए आउटसोर्स कर्मचारियों के बारे में इसमें कोई बात नहीं है। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए 200-300 400 रुपये आप बढ़ा देते हैं, उनको खुश कर देते हैं। जो लंबे समय से पॉलिसी बनाने की बात कर रहे हैं वो इसमें, इस बजट में कोई इसमें देखने को नहीं मिलता है। हमारे जो CHO लगी हुई हैं लड़कियां, जो स्वास्थ्य संस्थानों में को चला रही हैं, आगे बढ़ा रही हैं, उनके बारे में सरकार ने कोई इसमें प्रावधान नहीं रखा है। और मेरा तो मानना यह है कि विधायक निधि के ऊपर से एक बार फिर से पुनर्विचार होना चाहिए। आप भले ही हमें सैलरी मत दें, सारा साल नहीं, 2 साल मत दें, हम रह देंगे, लेकिन जो एक विकास के काम है, छोटे छोटे काम है, महिला मंडल बनना है, जंज घर बनना है, शमशान घाट बनना है, छोटे छोटे रास्ते बनने हैं, कम से कम विधायकों का जो अधिकार है उसको तो मत आप छीनो। आपने तो चारों तरफ से लगा दिए, बड़े बड़े बता दिए। इसमें इस बजट बुक को पढ़ने को मन ही नहीं कर रहा है जब से आपने विधायक निधि को आधा कर दिया। वो हंस रहे हैं हमारे विधायक भी साथ में, सत्ता पक्ष के भी। सच बात है ये। आम जनता तो विधायक को पकड़ती है, वो मुख्यमंत्री के पास तो कभी आएगी, मंत्री के पास भी कभी आएगी। जो छोटे छोटे काम करने के लिए जो विधायक निधि से हम काम करते थे वो तो सारे खत्म हो गए। सरकार के पास स्टेट बजट में पैसा नहीं है, सड़कों के रख रखाव के लिए पैसा नहीं है। जब हम प्रश्न लगाते हैं सड़कों के लिए तो उसमें कुछ उत्तर कुछ और आता है, धातुर बातें कुछ हैं। मेरे अपने विधानसभा क्षेत्र में आज जो सड़कों के लिए, रख रखाव के लिए, और जो हमारा ये पैसा बढ़ाया गया है नाबार्ड का, उसको 25 करोड़ रुपए और बढ़ा देते तो क्या फर्क पड़ जाना था। अब जितना हमारा जो DPR पेंडिंग पड़ी हुई है, 8-10 पेंडिंग है, जिनमें 9-9 करोड़ रुपए खर्च होने हैं, तो 90 करोड़ तो उनको ही चाहिए, तो 25 करोड़ में होगा क्या। कंक्लूड प्लीज, कंक्लूड। तो कम से कम इसको भी दोबारा से इस पे विचार होना चाहिए और इसके ऊपर पैसे को बढ़ाया जाना चाहिए। जो हमारी DPRs बनी हुई है, पिछले हमारे 7-7 8-8 साल से DPRs बनी हुई है, उनके अंदर पैसा नहीं है। तो आने वाले समय में, और सबसे बड़ी बात अभी क्या हुई, अभी प्लानिंग की बैठक में जो हम 3-3 योजनाएं देते थे उनको भी काट दिया कि अब एक से ज्यादा आप योजना नहीं दे सकते। अनुसूचित जाति में हम विधायक प्राथमिकता में बजट मांगते थे, अपना उसमें योजनाएं भेजते थे, वो आपने बंद कर दी। और सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति के लोगों के जो गांव के जो सड़कें बननी थी, पानी की योजनाएं बननी थी, कोई भवन बनना था, वो सारे बंद हो गए, उसमें कोई पैसा नहीं है। तो कैसे ये सरकार बोल सकती है कि ये बजट जो है बहुत ही वो है। ये तो मैं आपसे पहले भी कहा कि ये शिव पुराण की एक महिमा है, इसमें इसको पढ़ते रहो, इसमें होना कुछ नहीं है। और महोदय आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस बजट का समर्थन करने में असमर्थ। त्योहार के इस सुहाने सीजन में गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिम्नी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाएं कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।